नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक लेकर आए हैं। लेवल फर्स्ट और सेकेंड के लिए टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पेपर देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देखकर जाएं। पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला श्रव्य साधन, दूसरा द्रव्य साधन, तीसरा दृश्य श्रव्य साधन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये द्रव्य साधन के अंतर्गत किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दृश्य साधन। अगर यहाँ पर बात की जाए कि श्रव्य साधन कौन कौन से होते हैं, तो श्रव्य साधन ग्रामोफोन हो गया, टेलीफोन और टेप रिकॉर्डर, ये श्रव्य साधन होते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए दृश्य श्रव्य साधन की, तो कौन होते हैं, तो दृश्य श्रव्य साधन टेलीविज़न हो गया, चलचित्र हो गया इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। मानसिक विकार से, गलती विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो यहाँ पर बताना है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर बात की जाए कि मानसिक विकार किससे संबंधित है, तो मानसिक विकार डिस्टीमिया से संबंधित है। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि गलती विकार किससे संबंधित है, तो गलती विकार डिसकैलकुलिया से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो यहाँ पर पूछा गया कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, फ्रोबेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था। कोवलबर्ग के द्वारा, इरेक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो यहाँ पर बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था। तो ये पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। अगर यहाँ पर बात की जाए कि कोहलबर्ग के द्वारा, तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए इरेक्सन ने किसका सिद्धांत दिया था, तो इरेक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि स्किनर ने किसका सिद्धांत दिया था, तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है। पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है या राउस का। ये किसका है। तो यहाँ पर बताना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है। तो ये वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, वुडवर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण के द्वारा, अप्रेरणा के द्वारा, स्कूल का बस्ता और पुरस्कार के द्वारा। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल का बस्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की अनुकरण के, तो अनुकरण के द्वारा अधिगम को सहायता मिलती है। अप्रेरणा के द्वारा, तो इसके द्वारा भी अधिगम को सहायता मिलती है। और पुरस्कार के द्वारा भी अधिगम को सहायता मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्कूल का बस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से और राष्ट्रीयता से। तो यहाँ पर बताना है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। आनुवंशिकता तो इससे प्रभावित होती है, वातावरण इससे भी प्रभावित होती है, प्रशिक्षण तो इससे भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता से। अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के, ज्ञानात्मक विकास के, नैतिक विकास के, सामाजिक विकास के। तो यहाँ पर बताना है कि पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए की बात की जाए तो भाषा विकास से, तो भाषा विकास के योगदान के लिए चॉम्स्की जाने जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए
ज्ञानात्मक विकास के लिए, तो ज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की नैतिक विकास, तो नैतिक विकास के योगदान के लिए कोहलबर्ग जाने जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए सामाजिक विकास से, तो सामाजिक विकास से वाइगोत्स्की जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, आनुवंशिकता। तो यहाँ पर बताना है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो इसको अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अभिवृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है, तो ये अंतर्मुखी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बताना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो यहाँ पर पूछा गया था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो यहाँ पर बताना है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पर पूछा गया कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा किशोरावस्था में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलन ने किस पर प्रयोग किया था? तो यहाँ पर बताना है कि कोलन ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहों पर, वनमानुषों पर। तो यहाँ पूछा गया था कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलन ने किस पर प्रयोग किया था, तो ये वनमानुषों पर किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, वनमानुषों पर। अगर यहाँ पर बात की जाए कि कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, कुत्ते पर पावलोव ने किया था। किसने किया था? पावलोव ने किया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए बिल्ली पर किसने किया था, तो बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, थॉर्नडाइक ने। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि चूहों पर किसने प्रयोग किया था, तो चूहों पर स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने किया था, स्किनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो यहाँ बताना है शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, तो ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो यहाँ पर बताना है कि अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर बताना है कि अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था, तो यहाँ पर ये थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम बताए हैं। कौन कौन नियम बताए हैं? पहला नियम बताया प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो यहाँ पर बताना है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि संप्रत्यय का अर्थ होता क्या है, समानता या असमानता के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को संप्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, तो प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो प्रत्यक्षीकरण ये पहला होता है, ये प्रथम सोपान। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि दूसरा सोपान कौन सा होता है, दूसरा सोपान विभेदीकरण होता है, और तीसरा सोपान पृथक्करण होता है, और चौथा सामान्यीकरण। अगर आपसे एग्जाम में क्रम पूछा जाए तो बताना है, पहला है प्रत्यक्षीकरण होगा, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा पृथक्करण, चौथा सामान्यीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ बताना है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्रेचनन के द्वारा, यूंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, स्प्रेंजर के द्वारा।
तो यहाँ बताना है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये यूंग के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यूंग के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो यहाँ बताना है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, किस पर योगदान है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर योगदान है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ बताना है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था, मुरे के द्वारा, बेलॉक के द्वारा, होल्जमैन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा। तो यहाँ बताना है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये मुरे के द्वारा, मॉर्गन और मुरे के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मुरे के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था, 1935 ईस्वी में। अगर यहाँ पर बात की जाए कि बेलॉक के द्वारा किसका परीक्षण किया गया था, तो बेलॉक के द्वारा बाल संप्रत्यय परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, 1948 में। कब किया गया था, 1948 ईस्वी में। अगर यहाँ पर बात की जाए कि होल्जमैन ने किसका परीक्षण किया था, तो होल्जमैन ने दूसरा स्याही डब्बा परीक्षण किया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि फ्राइड ने किसका परीक्षण किया था, तो फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। यहाँ पर बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये स्किनर ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्किनर साहब ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, अप्रेरणा के, परिकल्पना के, संवेग के, प्रत्यक्षीकरण के। तो यहाँ पर बताना है कि क्रोध व भय किसके प्रकार हैं, तो ये संवेग के प्रकार हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, संवेग के। मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं, सीखना, कल्पना, चिंतन, अनुकरण। क्या कहते हैं, दूसरे के व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं, अनुकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अनुकरण। तो अनुकरण होता क्या है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करने को अनुकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो यहाँ बताना है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, तो इसको विस्मृति कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, विस्मृति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किसे माना जाता है, मन बुद्धि के बालक को, समान बुद्धि के बालक को, श्रेष्ठ बुद्धि के बालक को, क्षीण बुद्धि के बालक को। तो यहाँ पर बताना था कि 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस में आते हैं, तो ये सामान बुद्धि में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सामान बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो यहाँ बताना है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने, फ्राइड ने। तो यहाँ पर बताना है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, तो ये फ्राइड ने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, फ्राइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो यहाँ बताना है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू बुंट ने, फ्राइड ने, पावलोव ने, वाटसन ने। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू बुंट ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव को क्या कहते हैं, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। तो उसको कहते हैं कुंठा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेद सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो यहाँ पर बताना है कि छेद सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, गेस्टाल्टवादियों का, मनोविश्लेषकों का। तो ये गेस्टाल्टवादियों का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। छेद सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, बुद्धि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध कितनी है? तो यहाँ पर बताना है कि 10 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी? तो बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है? तो बुद्धि लब्ध आई क्यू बराबर क्या होता है? आई क्यू, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई क्यू बुद्धि लब्ध को। आई क्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु CA इंटू 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितनी दी गई है? 12 दी गई है। वास्तविक आयु कितनी है? 10 है, और इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 से इसको काट देंगे तो दाम 100, इसको गुणा कर देंगे 12 साराम 120। तो यहाँ पर ये आ गया 120। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर बात की जाए कि शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन ने कहा था। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की, किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था को आंधी तूफान काल कहा जाता है। ये किसने कहा था कि? तो ये आंधी तूफान का काल, तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के 2 खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने। तो यहाँ पर बताना है कि बुद्धि के 2 खंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्पीयरमैन ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। अगर यहाँ पर बात की जाए कि थर्स्टन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? समूह कारक का सिद्धांत दिया था, समूह कारक। और अगर यहाँ पर बात की जाए गिलफोर्ड ने, तो गिलफोर्ड ने किसका सिद्धांत दिया था? तो इसने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि बिने ने, तो बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था, एक कारक सिद्धांत, एक कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। इस पर नहीं में अंडरलाइन कर लीजिए। परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश, कक्षा में नींद आना। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। पहला देखते हैं परिवार में गरीबी, तो ये है। दूसरा स्नेह का अभाव, तो ए भी है। तीसरा पारिवारिक क्लेश, ए भी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, कक्षा में नींद आना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए। एक तत्व सिद्धांत, द्वैतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं एक तत्व सिद्धांत, तो ये है। तो एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। द्वैतत्व सिद्धांत तो भी स्पीयरमैन ने दिया था। तीसरा देखते हैं बहुतत्व सिद्धांत, ए बी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डीवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने, ड्रेवर ने। तो यहाँ पर बताना है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो ये जॉन डीवी ने की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जॉन डीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निरूपता क्या कहलाती है? डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर बताना है कि गतिक कौशलों में अधिगम निरूपता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन देखते हैं डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया ये
भाषा विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये भाषा विकार से संबंधित है, भाषा विकार। दूसरा देखते हैं डिस्पेक्सिया, तो डिस्पेक्सिया गतिक कौशलों से संबंधित है, तो ये राइट आंसर तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी, डिस्पेक्सिया। अगर यहाँ पर बात की जाए डिस्कैलकुलिया की, तो डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है, ये गणितीय विकार से संबंधित है। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया ये पठन विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पठन विकार से संबंधित है। डिस्पेक्सिया में क्या होता है? डिस्पेक्सिया में बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि अपनी ओर तेज़ी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो किसमें प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर बताना है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन किसमें प्रभावी होता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में तो इसमें होता है, कक्षा शिक्षण में इसमें भी होता है, अनुशासन इसमें भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण पर, समाज पर। तो यहाँ पर बताना है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है, तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, माता पिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का, अप्रेरणा का। तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला देखते हैं समानता का, तो ये समानता का है। दूसरा देखते हैं विभिन्नता का, तो ए भी है। प्रत्यागमन का, तो ए भी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, अप्रेरणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अप्रेरणा। इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा नहीं है वंशानुक्रम का नियम। समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन ये वंशानुक्रम के नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर बताना है कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो किसने किया था सूज के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये कोहलर ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कोहलर। कोहलर ने चिंपांजी नामक वनमानस पर प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नर, स्किनर। तो यहाँ पर बताना है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कैटल थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इनका पूरा नाम था आरवी कैटल। क्या नाम था? आरवी कैटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर बताना है कि भाषा विकास से संबंधित कौन है? तो ये चॉम्स्की हैं संबंधित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, चॉम्स्की। अगर यहाँ पर बात की जाए कि पावलोव ने, तो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगर यहाँ पर बात की जाए बिने ने, तो बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। अगर यहाँ पर बात की जाए कि ऑप्शन डी की वाइगोत्स्की ने, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर बताना है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पहले ही परिवार का वातावरण, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण परिवार का वातावरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण क्या है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो यहाँ पर बताना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण क्या है? तो ये परिपक्वता एवं आयु है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण परिपक्वता एवं आयु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है?
तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए की बात की जाए पहचान, तो ये स्मृति संबंधित है। दूसरा धारण, ए भी संबंधित है। तीसरा पुनर्स्मरण, तो ए भी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, अनुभूति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अनुभूति। तो अनुभूति किसे कहते हैं? विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? तो यहाँ पर बताना है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो यहाँ पर बताना है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी थीम सबसे अच्छी है। तो ये मेरा परिवार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, मेरा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पर बताना है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो यहाँ पर बताना है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो ये तत्परता के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है। तो ये बुद्धि का मापन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बुद्धि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो यहाँ पर बताना है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहाँ पर पहला देखते हैं अनुकरण, तो ये है प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा देखते हैं प्रशंसा एवं निंदा, ए भी है। तीसरा प्रतियोगिता, ए भी है। तो ये सभी हो गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा एवं प्रतियोगिता, ये सभी हैं। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रास का है, ड्रेवर का है। तो यहाँ पर बताना है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।